अब फिक्र अन्नदाताओं की। प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद आज कैबिनेट मीटिंग में कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, लेकिन किसानों की जिद है कि उनकी और भी मांगे मानी जाए, खासकर एमएसपी पर अनिवार्य कानून बने। लेकिन आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि सिर्फ एमएसपी से किसानों का भला नहीं होने वाला है। तो क्यों ना किसानों के लिए एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बल्कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसके जरिए किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के सहारे न रहकर अधिकतम समर्थन मूल्य की ओर खुद को फोकस करें। अन्नदाता हीरे मोती उगाने की कल्पना तक नहीं कर पा रहे हैं और इसकी सीधी और सपाट वजह है राजनीति। क्योंकि आज 3 कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट की मोहर लगी, लेकिन अब आंदोलनकारी एमएसपी गारंटी कानून की हट पर अड़ गए हैं। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वो वहां पर पूरी कर दी जाएगी। हमारा ये है कि भारत सरकार इन इशू पे बैठ के बातचीत कर ले। जो हमारा एमएसपी का सवाल है कि भारत सरकार बातचीत जब तक नहीं करेगी हम यहाँ से जाते नहीं। पहले बातचीत तय कर ले, कौन कौन कमेटी में रहेंगे, क्या क्या चीज होगी, वो बात कर ले सरकार। ये सवाल उठते हैं कि क्या एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग जायज है? क्या खेती किसानी के लिए एमएसपी फायदेमंद है? आखिर एमएसपी पर महाभारत क्यों छिड़ी हुई है? जबकि सरकार ने एमएसपी को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी के गठन की घोषणा की है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से एमएसपी की एबीसीडी और कृषि जगत की सच्चाई समझाते हैं। दरअसल एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मिनिमम रेट होता है जिस पर सरकार किसानों के अनाज खरीदती है। एमएसपी की घोषणा सरकार की ओर से साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में बुआई से पहले की जाती है, ताकि किसानों को जिन फसलों पर एमएसपी दी जा रही है उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले और किसानों के अनाज कम से कम एमएसपी रेट पर बिके, ताकि उन्हें उपज का सही मूल्य मिले। अभी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिश पर सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, जिनमें 7 अनाज धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, 5 दलहन चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 तिलहन और 4 नकदी कपास, गन्ना, खोपरा और जूट की फसलें हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फल, सब्जियां या मवेशियों से मिलने वाले दूध जैसे उत्पाद इनमें शामिल नहीं हैं। इसके अलावा सरकार गेहूं के अलावा कपास जैसी 1-2 और फसलें ही एमएसपी के रेट पर किसानों से खरीदती है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी में किस कदर की चुनौतियां सामने आएंगी। जानकार ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए अब आप एमएसपी की चेन को समझिए। किसान अपनी फसल खेत से राज्यों की अनाज मंडियों में पहुंचाते हैं। इन फसलों में गेहूं और चावल को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी दर से खरीदती है। एफसीआई किसानों से खरीदे इन अनाजों को गरीबों के बीच सस्ती दर पर देती है, लेकिन एफसीआई के पास अनाज का स्टॉक इसके बाद भी बचा ही रहता है। सरकार बाजार में जितना अनाज उत्पादन होता है उसका केवल 13% से 14% एमएसपी के तौर पर खरीदती है। बाकी सारा अनाज बाजार में, खुले बाजार में बिकता है। वो 13% अनाज गोदामों में भरा हुआ है जिसे सरकार बांट नहीं पाती है। पिछले साल जब सरकार ने कोविड के बाद मुफ्त अनाज की घोषणा की, सब्सिडी का बिल करीब 3.5 लाख करोड़ पहुंचा दिया, वो भी अनाज नहीं बंट पाया। CACP की रिपोर्ट भी कहती है कि एफसीआई के गोदाम में गेहूं और चावल मिलाकर सरकार के पास 14.3 मिलियन टन का भंडारण है, जो 41 मिलियन टन होना चाहिए। यानी भारत के पास जरूरत से 33.1 मिलियन टन ज्यादा गेहूं और चावल स्टोर है। अब यहाँ 2 बातें समझिए। पहली ये कि शांता कुमार की रिपोर्ट कहती है कि एमएसपी का लाभ देश के सिर्फ 6% किसानों को मिलता है, और दूसरा ये कि एफसीआई जिस पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली के तहत एमएसपी पर अनाज खरीद कर गरीबों को बांटता है, वो दुनिया की सबसे महंगी खाद्य सुरक्षा प्रणाली में से एक है। ऐसा क्यों? इसे डिजिटल में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे आलोक सिन्हा ने समझाया। आलोक सिन्हा के मुताबिक एफसीआई को एमएसपी के ऊपर मंडी से गेहूं खरीदने के लिए 14% प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट यानी मंडी टैक्स, आड़त टैक्स, रूरल डेवलपमेंट सेस, पैकेजिंग, लेबर, स्टोरेज देना पड़ता है। फिर 12% उसे वितरित करने में खर्च करना पड़ता है, जो लेबर, लोडिंग और अनलोडिंग पर खर्च होता है, और 8% होल्डिंग कॉस्ट
यानी रखने का खर्च आता है। यानी एफसीआई एमएसपी के ऊपर गेहूं खरीदने पर 34% अधिक खर्च करती है। मतलब अगर गेहूं की एमएसपी 2000 रुपए प्रति क्विंटल है तो पीडीएस में जनता को बांटने में सरकार को लगभग 2680 रुपए प्रति क्विंटल खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा एफसीआई को 8% लो क्वालिटी फसल भी लेनी होती है। उनका नुकसान अलग से होता है। यानी एमएसपी से ना तो देश के 82 करोड़ किसानों को लाभ मिल पाता है और ना ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी मजबूत होती है और ना ही सरकार की कृषि नीति को कामयाबी मिल पाती है। आपको बता दें कि दुनिया में कई देश हैं जहां कृषि पर सब्सिडी दी जाती रही और समय समय पर उनमें बदलाव, यहां तक कि सब्सिडी को बंद भी किया गया। यहां चौंकाने वाला एक उदाहरण अमेरिका का है। ध्यान दीजिएगा, 1977 में अमेरिका में जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे। उन्होंने तय किया कि हर 6 महीने में दूध के दाम बढ़ेंगे। इससे दूध का उत्पादन ज्यादा होने लगा तो सरकार ने दूध खरीदने का निर्णय किया। इससे अमेरिका में दूध स्टोर की कमी हुई। तब अमेरिकी सरकार ने तय किया कि अब दूध नहीं, सरकार चीजें खरीदेगी। इसके बाद चीज बनाने वाली कंपनियों ने दूध खरीदना शुरू कर दिया। उस वक्त चीज की बात कर रहे हैं। उस वक्त समस्या ये हो गई कि किसान खराब दूध भी बेच रहे थे, तो अमेरिकी सरकार ने चीज को टेस्ट करने वालों की भर्तियां की। जल्द ही सारे गोदाम चीज से भर गए। सरकार ने 120 फुटबॉल के मैदान के बराबर एक गोदाम भी बनवाया। लेकिन समस्या कम नहीं हुई। 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तब तक चीज खरीद के लिए टैक्स पेयर्स के $200 करोड़ यानी 14,875 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। इतनी भारी नुकसान के बाद रीगन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।